अरे साहब, अंग्रेजी तो इंटरनेशनल भाषा है और मैं दुनिया के हर उस व्यक्ति को चैलेंज करता हूं जो ये कहता है कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है। दुनिया में इस समय 200 से ज्यादा देश हैं और मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है, सिर्फ 12 देशों में। 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है। 188 देशों में उनकी अपनी मातृभाषाएं चलती हैं। तो कैसे अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा? अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा तब मानी जाती जब दुनिया के 200 देशों में से 150 देशों में अंग्रेजी चलती और 50 देशों में मातृभाषा चलती। मैं मान लेता कि अंग्रेजी मात्र वहां की इंटरनेशनल भाषा। मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है। अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है और थोड़ा सा लैटिन अमेरिका के देश है। और वहां तो मैं मानता नहीं कि अंग्रेजी चलती है, ज्यादा लैटिन चलती है। अंग्रेजी की खिचड़ी बन गई है लैटिन के साथ। एक दूसरा तर्क है कि साहब अंग्रेजी में बहुत शब्द हैं। कुल गिन लीजिए अंग्रेजी के शब्दों की संख्या। कोई भी बड़ी से बड़ी डिक्शनरी उठा लीजिए, चैम्बर्स ले आइए, चाहे ऑक्सफोर्ड ले आइए, चाहे कैम्ब्रिज की डिक्शनरी ले आइए, शब्दों को गिन लीजिए, उसमें ओरिजिनल शब्द कितने हैं और दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द कितने हैं। तो आपको पता चलेगा कि पूरी अंग्रेजी भाषा में उनके अपने ओरिजिनल वर्ड्स मात्र 12,000 हैं, ओनली 12,000। और अकेले गुजराती में ओरिजिनल शब्दों की संख्या 40,000 है, सिर्फ गुजराती में। हिंदी की तो बात छोड़ दीजिए। मराठी में ओरिजिनल शब्दों की संख्या 40 से 45,000 है। हिंदी में अपने ओरिजिनल शब्दों की संख्या 70,000 से ऊपर है। तो अंग्रेजी में शब्द हैं कहां के? फिर अंग्रेजी के शब्द सब चोरी किए हुए शब्द हैं। या तो फ्रेंच के हैं, या तो लैटिन के हैं, या तो ग्रीक भाषा के पुराने शब्द हैं, या तो इधर साउथ ईस्ट एशिया की कुछ लैंग्वेजेस चली हैं उनके शब्द हैं। अंग्रेजी के पास अपना कोई शब्द नहीं। और यह भाषा इतनी लाचार है, इतनी पंगु है कि चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, फूफा हो, सब अंकल, चाची हो, ताई हो, भाभी हो, नानी हो, सब आंटी, उनके पास इसके अलावा शब्द ही नहीं है। जिस भाषा में अपने रिश्तेदारों को कहने के शब्द नहीं हो, वो भाषा कैसे अच्छी भाषा मानी? और इसमें ऐसा घनचक्कर हो जाता है, कभी कभी इन लॉज हैं, अब पता नहीं उनकी तरफ के हैं कि हमारी तरफ के हैं, वो लड़की वालों की तरफ के हैं कि लड़के वालों की, दोनों ही इन लॉज हो जाते हैं। हिंदुस्तान में तो परिवारों के जो रिश्ते हैं वो इतने माइक्रो लेवल पे डिफाइन किए जाते हैं कि बुआ की, फूफा की, मौसी की, ताई की, ये तो वो तो फलानी ढिमा की, इतने माइक्रो लेवल के रिश्ते हैं क्योंकि हमारे पास उसके शब्द हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। उनके पास शब्द ही नहीं है डिफाइन करने। कैसे हम माने कि ये अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है? कभी कभी ये तर्क देते हैं लोग कि साहब अंग्रेजी नहीं होगी तो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं कि बिना अंग्रेजी के ही साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। और दुनिया में 2 देश इसका उदाहरण है, जापान और फ्रांस। पूरे जापान में आप चले जाइए, इंजीनियरिंग के जितने कॉलेज हैं, मेडिकल साइंस के जितने कॉलेज हैं, सब में पढ़ाई जापानीज में होती है, कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता। जापान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जापान के मैनेजमेंट में काम करने वाले सारे स्टूडेंट जापानीज में पढ़ते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होती है, यह दुनिया का सबसे रद्दी तर्क है। फ्रांस में चले जाइए, बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। और फ्रांस में तो मैं रहा हूं तो मैंने देखा है कि किसी आदमी को अंग्रेजी में बात करिए तो ऐसी नाक चढ़ा के यूं कर लेता है कि आपने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया। और टूटी फूटी फ्रेंच में आप उससे 2 शब्द कह दीजिए, मैसिए, बॉन्सोir, बस इतना खुश हो जाएगा कि आपने मेरी फ्रेंच तो बोली, भले ही टूटी फूटी बोली। और मैंने एक बार एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया सोरबोन में, जब मैं यहां साइंटिस्ट था। एक बार मैंने उनको पूछा कि आपने अपनी थीसिस किस भाषा में लिखी? वो फ्रांस के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इस समय।
और अभी 2 साल पहले उनको नोबेल प्राइज मिला। मैं जब उनके साथ काम करता था तब उनका नाम था नोबेल पैनल में, लेकिन मिला नहीं था। अभी 2 साल पहले नोबेल प्राइज मिल गया। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपने अपनी थीसिस किस भाषा में लिखी? तो उनका स्वाभाविक है, फ्रेंच में लिखी। तो मैंने कहा आपको कभी किसी ने टॉन्ट नहीं कहा कि आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा मैं कोई पागल आदमी, जिसको कहना हो कहता रहे। मुझे लगता है जिस भाषा में मैं सबसे अच्छा काम कर सकता हूं उसी भाषा में मैंने काम किया। और तब उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैंने मेरे जीवन में भी महसूस की। उसने मुझे कहा राजीव, जब भी कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम विदेशी भाषा में कर नहीं सकते, ये बात तुम लिख लो किसी भी डायरी में। मौलिक काम जब तुमको करना होगा तो तुम तुम्हारी मातृभाषा में ही कर पाओगे, किसी दूसरी भाषा में तुम कर नहीं सकते। हां, नकल करनी हो किसी दूसरे की तो तुम मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषा में कर सकते हो, लेकिन कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम जो है कभी कर नहीं सकोगे अंग्रेजी में। और मजाक में उन्होंने मुझसे कहा जो बात बिल्कुल सच है, उन्होंने कहा तुम ये बताओ कि हिंदुस्तान में नोबेल लॉरिएट क्यों नहीं पैदा होते? तुम्हारा देश जब गुलाम था तो 2 नोबेल लॉरिएट पैदा हुए। पहला नोबेल लॉरिएट था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में लिखी है गीतांजलि? बांग्ला में लिखी। बांग्ला में लिखी हुई गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, अंग्रेजी में लिखे हुए लेखों पे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अंग्रेजी में रविंद्रनाथ टैगोर उतना अच्छा लिख नहीं सकते जितना अच्छा बांग्ला में लिख सकते। और दूसरे थे जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु की पूरी थीसिस बांग्ला भाषा में है। तो वो कहते थे कि तुम्हारे देश में जब अंग्रेजों का राज्य चलता था तो 2 नोबेल पुरस्कार वाले लोग पैदा हुए, अब तो तुम्हारा राज्य चलता है तो लाइन लग जानी चाहिए थी। पता चला कि आजादी के बाद एक भी नहीं है। अकाल ही अकाल है इस देश में नोबेल लॉरिएट का। और जबकि हमसे छोटे छोटे देश हैं, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे को मैं कहूं तो सिटी कंट्रीज हैं। हमारे एक एक शहर की जितनी आबादी है उनका कुल आबादी है पूरे देश की। तो दुनिया भर में जो पिद्दी से देश हैं उनके यहां हर साल नोबेल पुरस्कार, हर साल नोबेल लॉरिएट पैदा होते हैं। हमारा 96 करोड़ का देश, हम एक नोबेल लॉरिएट पैदा नहीं कर पाते। कारण क्या है? चिंतन हमारा मातृभाषा में नहीं। और चिंतन अगर मातृभाषा में नहीं कर सकते तो कभी भी विकास होता नहीं दिमाग का। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमको कि अंग्रेजी में पढ़ के हमारा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगा। ये मैं उनकी बात कह रहा हूं, मेरी बात नहीं कह रहा। जो फ्रेंच साइंटिस्ट जिनके साथ मैंने काम किया उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में कोई चीज याद करे और वही बच्चा दूसरे देश की भाषा में वही चीज याद करे तो मातृभाषा में जितनी जल्दी याद करेगा उससे 6 गुना ज्यादा समय उसको अंग्रेजी में याद करने में लगेगा। और ना सिर्फ 6 गुना समय लगेगा बल्कि वो विदेशी भाषा में याद नहीं करेगा, रटेगा, शब्द रटेगा। और रटे हुए शब्दों को जाके इम्तिहान में लिख के चला आएगा। दूसरे दिन उसको याद नहीं रहेगा कि कल मैंने क्या लिखा है कॉपी में। किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए 8th क्लास में तुमने क्या क्या रटा है, उसको याद नहीं, 9th में पढ़ता। और 8th क्लास की 1 साल की बात तो छोड़ दीजिए, 3 महीने बाद अगर पूछ लीजिए कि 3 महीने पहले तुमने क्या रटा, उसको याद ही नहीं रहता। संभव नहीं है। मातृभाषा में तैयार की हुई चीज आप जल्दी याद कर सकते हैं, आपका 6 गुना कम समय लगेगा। विदेशी भाषा में, अंग्रेजी में तैयार की हुई चीज में आपको 6 दिन ज्यादा लगते हैं। तभी मुझे समझ में आ गया कि इस देश में MBBS करते करते 5.5 साल क्यों लगते। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते करते 6-7 साल क्यों लगते। और MBBS के बाद MD कर लीजिए तब तो 10 साल गए, ये पक्का मान लीजिए। सच्चाई क्या है? MBBS का टोटल सिलेबस मात्र 2.25 साल का है। सिर्फ 2.25 साल में कोई भी MBBS की पढ़ाई कर सकता है, जो उसका कंटेंट है। लेकिन उसमें समय बहुत लगता है क्योंकि अंग्रेजी। इसी तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जितना सिलेबस इस देश में पढ़ाया जाता है, मैं तो IIT में रह चुका हूं इसलिए मैं कह रहा हूं
कि जितना सिलेबस हमको पढ़ाया जाता, अगर वो मुझे मेरी मातृभाषा में पढ़ाया जाता तो मैं 3.5 साल में एमटेक करके बाहर निकल आता। लेकिन वही एमटेक करने के लिए मुझे करीब करीब 7.5-8 साल लग गए। तो मेरे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, जो गोल्डन पीरियड है, वो एक विदेशी भाषा के कारण बर्बाद हो रहा। तो मैं कभी कभी पूछता हूं उन मम्मी पापाओं से कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि अपने बच्चे के करोड़ों करोड़ों घंटे आप बर्बाद करें? किसने आपको ये अधिकार दिया? और किसने आपको यह अधिकार दिया कि आपके बच्चे आपके रहते हुए अपने आप को लावारिस कहलाने वाले स्कूलों में जाकर पढ़ें, कॉन्वेंट स्कूलों? और ये